डीमन स्लेयर की ऑफिशियल कहानी बनाने से पहले इसके क्रिएटर्स को कितने सारे फील्ड अटेम्प्ट्स का सामना करना पड़ा था। आखिर कहां से लिया गया है डीमन स्लेयर के एनिमेशन का इंस्पिरेशन। इस सीरीज के मेन लीड यानी कि तांजीरो और नेजुको के नाम का मतलब आखिर है क्या। डीमन स्लेयर की किन किन लोकेशन को किन किन रियल लाइफ लोकेशंस पर मॉडल किया गया है। कौन कौन से स्पिन ऑफ और सीक्वेंस और अडेप्टेशंस इस सीरीज के अब तक हुए हैं और क्या है इस एनिमेशन की क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस। बहुत ही कम समय के अंदर अंदर डीमन स्लेयर का फैंडम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो चलिए आज जान लेते हैं 15 ऑसम डीमन स्लेयर फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है रोनी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डीमन स्लेयर एनिमे, जिसे किमेत्सु नो याइबा के नाम से जापान के अंदर जाना जाता है, बेस्ड है इसी नाम के मांगा के ऊपर, जिसे जापानीज आर्टिस्ट और राइटर कोयुहारू गोतागु ने लिखा था, जो कि एक्चुअली जापान के वीकली शोनेन जंप में 15 फरवरी 2016 से लेकर 18 मई 2020 तक चला था और जिसकी अब तक 30 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इस सक्सेसफुल एनिमे की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी और इनिशियली ये आइडिया मांगे के अंदर कई बार चेंज भी किया गया है। यहाँ पर इनिशियली इसके क्रिएटर कोयुहारू गोतागो ने हाइनिवा जिगजैग नाम का एक मांगा रिलीज करने की कोशिश की थी, जो जापान में सीरियलाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके एडिटर तात्सुइको कातायामा ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो कुछ ऐसा लिखें जो कि जापानीज ऑडियंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। जिसके बाद इसके राइटर कोयुहारू गोतागो ने केसात्सु नोगारे के नाम का एक मांगा लिखा, जो कि बेसिकली डीमंस और स्पोर्ट्स के अराउंड घूमती थी। साथ ही साथ ये जापानीज ऑडियंस के लिए काफी फेमिलियर कॉन्सेप्ट था, लेकिन विद द सीरियस टोन, लैक ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड डार्क स्टोरी होने के कारण ये भी सीरियलाइज नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर इस मांगा को और भी ज्यादा ब्राइट करने का सजेशन दिया गया। फाइनली उन्होंने किसात्सु नो याइबा नाम का इस मांगा पर एक अर्ली ड्राफ्ट लिखा, जिसमें एक्चुअली सात्सु का मतलब किल और याइबा का मतलब ब्लेड था। बाद में उन्होंने फाइनली इस नाम को एक बार फिर से चेंज किया किमेत्सु नो याइबा के नाम से, और इसी के बाद से पूरी दुनिया में डीमन स्लेयर की कहानी चालू हो गई। अब फाइनली अगर आपने बहुत सारी एनिमेज देखे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस एनिमे के अंदर बहुत सारी एनिमेशंस की झलक देखने को भी मिली होंगी। और अपेरेंटली यहाँ पर इस एनिमे के एडिटर तात्सुइको कातायामा के हिसाब से कई सारे मांगा और एनिमे से भी इंस्पिरेशन लिया गया है, जिसमें जोजोस बिजार एडवेंचर, नारुतो शिपुडेन और ब्लीच जैसे कई सारे फेमस एनिमेशंस का इंस्पिरेशन लिया गया था। साथ ही साथ इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि तांजीरो के फेस पर जो स्कार है उसका इंस्पिरेशन एक और एनिमे कैरेक्टर हिमुरा केंशिन से लिया गया था। लेकिन इस एनिमे का आखिर टाइम पीरियड है क्या? जैसे कि जापानीज एनिमेशन में टाइम पीरियड को एराज के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। 1912 से लेकर 1926 तक जापान का ताइशो पीरियड ही इस एनिमे के टाइम पीरियड का इंस्पिरेशन था, जिसने एक्चुअली जापान के ट्रेडिशनल बैकड्रॉप के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी काफी अच्छे से इस सीरीज के अंदर अडॉप्ट किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ स्पेशल डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर डीमन स्लेयर एक स्पेशल प्रकार का स्वॉर्ड्स यूज करते हैं, जिन्हें निचरिन स्वॉर्ड्स कहा जाता है, और इन ब्लेड्स को रेयर ओर की मदद से बनाया जाता है, जो कि डीमंस के ब्लड में टच होते ही अपना कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्लेड इनके होल्डर की ब्रीदिंग को भी सिग्निफाई करता है। इसके अलावा हाउरी इन स्पेशल जैकेट्स को कहते हैं, जो कि डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म्स का पार्ट होती हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक सिंबल भी। इसके अलावा हानाफुदा इयररिंग्स इन डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के द्वारा पहना जाता है, जो कि बेसिकली जापानीज कार्ड गेम को रिप्रेजेंट करती है, और अलग अलग इयररिंग्स बेसिकली इन कैरेक्टर्स के अलग अलग पर्सनैलिटीज को सिग्निफाई करती है। डीमन स्लेयर की पूरी कहानी के अंदर ब्रीदिंग टेक्निक का एक बहुत ही बड़ा इन्फेसिस होता है, और वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग और थंडर ब्रीदिंग जैसी कई सारी टेक्निक्स हैं, जिनका यूज हमें इन एनिमे के अंदर देखने को मिला है। बट ये टेक्निक यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस एनिमे के अंदर टोटल 11 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जिन्हें अलग अलग डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर परफॉर्म करते हैं। वहीं पर अगर आप इस एनिमे के फैन हैं तो आप सभी ने डीमन स्लेयर के सभी कैरेक्टर्स के नामों को तो रटी लिया होगा। ऐसे में इस एनिमे के दो मेन लीड तांजीरो और नेजुको नाम का अलग अलग मतलब भी है, जिसमें तांजीरो के तान का मतलब चारकोल होता है, वहीं पर नेजुमी का मतलब माउस होता है।
इस सीरीज में तांजीरो अपनी हेडबट की टेक्निक से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ओरिजिन आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? तांजीरो के सर भिड़ाने की टेक्निक तांजीरो ने इनहेरिट की है की कामोडो से, जो कि उसकी माँ थी, जिनका हेडबट का पावर इतना था जो कि पूरे के पूरे एक बॉल को अपनी हेडबट टेक्निक से गिरा सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सीरीज को दुनिया भर में पॉपुलर करने के पीछे आखिर कितना मेकिंग कॉस्ट आता है? अगर यहाँ पर खाली एनिमेशन की ही बात की जाए, एनिमेशन कॉस्ट $3 लाख से $1 मिलियन तक चला जाता है, और वहीं पर वॉइस एक्टिंग के लिए $70,000 से लेकर $1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। वहीं पर म्यूजिक और साउंड में $30,000 से $50,000 तक का, और वहीं पर बाकी की प्रोडक्शन की बात की जाए तो $30,000 से लेकर $50,000 तक का खर्चा आ जाता है। इस सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे खूबसूरत बैकड्रॉप्स को भी दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनमें से कुछ बैकड्रॉप्स को रियल लाइफ लोकेशंस पर ही मॉडल किया गया है? फॉर एग्जांपल इस सीरीज में दिखाया गया स्पाइडर माउंटेन एक्चुअली माउंट कोयासान पर बेस्ड किया गया था। वहीं पर तांजीरो के घर को बनाने का स्टाइल जापान के शिराकावा को के कई सारे घरों के डिजाइन पर बेस्ड था। वहीं पर इस सीरीज के पहले सीजन के बाद इसकी पहली मूवी डीमन स्लेयर द म्यूगन ट्रेन को रिलीज किया गया था, जिसका रिकॉर्ड है कि इसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $500 मिलियन की थी, जिसे इसे 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना दिया था, और ये अब तक की जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। साथ ही साथ ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एनिमेशन के रूप में भी है। वहीं पर अगर आप इस एनिमे सीरीज के इतने बड़े फैन हैं कि अपने एनिमे सीरीज के साथ साथ इसकी पूरी की पूरी मांगा भी पढ़ ली है, तो शायद आपको नहीं मालूम कि इसे और कई सारे मीडियम के दौर पर भी अडॉप्ट किया गया था, जिनमें से एक था स्टेज प्ले, जहां पर अप्रोक्सीमेटली इन्हें 4 बार अडॉप्ट किया गया है, जिनमें से सबसे पहले जनवरी से फरवरी 2020 तक टोक्यो के ह्यूगो प्रीफेक्चर के अंदर AII 2.5 थिएटर में इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। इसमें पूरी की पूरी नई कास्ट और क्रू ने इस एनिमे के कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले किया गया था। बाद में अगस्त 2021 में इसका सेकंड पार्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था डीमन स्लेयर द सेकंड बॉन्ड, जिसमें सेम कास्ट ने ही इसके कैरेक्टर्स को प्ले किया था। वहीं पर 2022 के सितंबर और अक्टूबर में म्यूगन ट्रेन पर इसके कई सारे लाइव प्लेस को भी किया गया, और फाइनली इसके चौथे प्ले को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क पर प्लेस किया गया, जिसको इस साल नवंबर और दिसंबर में परफॉर्म किया जाएगा। और इस कहानी के और भी कई सारे प्रकार हैं जो या तो डेवलप हो चुके हैं और या फिर होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस कहानी के कई सारे स्पिन ऑफ भी हैं, जैसे कि 2 चैप्टर का गियो तोमियो का गाइडेन, जो कि गियो की कहानी पर फोकस करती है, और उसे 1 अप्रैल 2019 और 8 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया था। इसके साथ साथ 7 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2019 में सोएशा के शोनेन जंप वेबसाइट के अंदर किमेत्सु नो याइबा रिलीज किया गया था, जो कि बेसिकली इस पूरी की पूरी कहानी का फनी अडेप्टेशन थी। वहीं पर मई 2020 में क्यूजोरो रेंगोकू गाइडन को रिलीज किया गया, जो कि रेंगोकू गाइडन की 2 चैप्टर पर रिलीज की गई थी। साथ ही साथ नात्सुमी होकामी की कहानी किमेत्सु गाक्वांग को भी रिलीज किया गया था। इसके साथ इसके कई सारे लाइट नॉवेल्स को भी रिलीज किया गया था, जैसे कि द डीमन स्लेयर फ्लावर ऑफ हैप्पीनेस और डीमन स्लेयर वन विंग्ड बटरफ्लाई। साथ ही साथ फैंस ने इसका पूरा का पूरा डीमन स्लेयर मेमोरेंडम भी रिलीज किया था, जो कि इसके अलग अलग कैरेक्टर की बैकग्राउंड की जानकारी देता है। बात करें अगर इस सीरीज की कुछ अचीवमेंट्स की, तो साल 2020 के अंदर डीमन स्लेयर ने जापान में एनुअल सेल्स 1 ट्रिलियन येन का किया था, जहां पर साल 2020 में वैसे तो इसकी बुक्स की सेल 1% गिरी थी, लेकिन फिर भी 2020 में ये पोकेमोन, मिकी माउस, पीनट्स और स्नूपी जैसे फ्रेंचाइज को पीछे छोड़ते हुए जापान की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइज में से एक बनी थी, जहां पर अकेले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले आर्क को ही 18.43 मिलियन यूजर्स ने देखा था, जो इस सीजन के एंड तक 26 मिलियन तक गया था। वहीं पर मांगा भी किसी से पीछे नहीं है, और साल 2021 तक इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 150 मिलियन कॉपीज दुनिया भर में सर्कुलेट किए थे, जिसके कारण इसकी मांगा की रैंकिंग वन पीस और नारुतो जैसे मांगा के आसपास आ गई थी, और साल 2021 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग और बेस्ट सेलिंग मांगास में से एक बनी थी।
और वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली तो इस एनिमे ने क्रिटिकली भी बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, जहां पर सबसे पहले इसकी मांगा को 2020 में आइजनर अवार्ड फॉर बेस्ट मांगा दिया गया था। साथ ही साथ डीमन स्लेयर को सुगोई जापान अवार्ड 2015 के लिए भी चुना गया था, जो कि बेसिकली जापानीज पॉप कल्चर के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होती है, जो मांगा, एनिमे और मूवीज के फील्ड में दिया जाता है। साथ ही साथ इसे 2021 में 50th जापान कार्टूनिश अवार्ड के अंदर ग्रैंड प्राइज मिला था। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में आप ये बताइए कि आपको इस एनिमे के कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। हो सकता है कि हम इसका जल्दी पार्ट 2 भी बना दें। और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।